पीड़ाएं सबकी साझा होती हैं। उनमें एक अलग किस्म का आकर्षण होता है। वे सीने में जरा सा भी मोम रखने वाले इंसानों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब एक पिता अपनी बच्ची के बेजान हाथ को थामे बैठा दिखता है, हम सब एक साथ पिता हो जाते हैं। हमारा शरीर भी धम्म से जमीन पर पसर जाता है, गला रूंधने लगता है। हम घबराए से अपने आसपास टटोलने लगते हैं। दिल का एक हिस्सा कहता है, तुम्हें क्या, वो हजारों किलोमीटर दूर तुर्की में घटी एक त्रासदी की इकाई भर है, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना। मगर दूसरा हिस्सा अभी भी उस पिता जैसा ही बर्ताव कर रहा है। पिता होते ही सारी भावनाएं स्वर खो देती हैं। एक भंवर सा उठता है, जिसके अंदर का खालीपन सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। समझने को उस बच्ची का यह कहना भी कितना दर्दनाक रहा होगा, मुझे बाहर निकाल लो, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। यह दृश्य हरम शहर के एक गांव में दिखा। भूकंप के 1.5 दिन बाद जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तब उन्हें मलबे के नीचे 2 बच्चे मिले, 7 साल की मरियम और 4 साल का इलाफ। दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। भूकंप के समय वे अपने घर में माता पिता के साथ सो रहे थे। तभी धरती डांवाडोल हुई और आफतों से बचाने वाली छत आफत बनकर सिर पर गिरने लगी। दोनों बच्चों के ऊपर भी मलबे का ढेर जमा हो गया। इलाफ के सिर पर पत्थर का ढेर आ रहा था, तब मरियम ने अपने हाथ को कवच बनाकर भाई को बचाए रखा। 36 घंटे बाद दोनों बच्चों को निकाल लिया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत में सुधार है। यह कहानी भरोसा देती है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा बचा है जिसे सहेज लिया जाए तो हमारे हिस्से की धरती खूबसूरत बनी रहेगी। जैसे कि सहेजना होगा गले मिलते जर्मनी और तुर्की की रेस्क्यू टीमों को। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की भाषाएं नहीं समझते, फिर भी वे साथ मिलकर जुटे हुए हैं। उनके बीच कभी इशारों में तो कभी मौन भाषा में बात होती है। उनकी तलाश का ढंग बड़ा नाजुक है। वे जब किसी ढहते घर के पास पहुंचते हैं, तब सबको शांति बरतने की तायीद करते हैं ताकि वो महीन से महीन आवाज सुन सकें। गाजियान्टेप भूकंप से सबसे ज्यादा तबाह होने वाले शहरों में एक है। वहां एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक घर से मदद की पुकार सुनाई दी। वो मलबा इतना नाजुक था कि उसे मशीन से हटाने में खतरा था। यह डर था कि पूरी इमारत भरभरा कर धंस न जाए। इससे सर्वाइवर को निकालने की संभावना एकदम धूमिल हो जाती है। ऐसे में जर्मनी और तुर्की की टीमों ने मिलकर एक एक ईंट हटाई। घंटों की मेहनत के बाद जब उन्होंने फंसे व्यक्ति को निकाला, उनके चेहरे खुशी से ताजा हो गए थे। वे भींच कर एक दूसरे के गले मिले। उस समय उनके बीच का हर एक भेद मिट गया था। काश इन पलों के लिए किसी आपदा का इंतजार न करना पड़ता। हालांकि इसी आपदा के बीच एक इंतजार और खत्म हुआ। 7 फरवरी को गाजियान्टेप के हवाई अड्डे पर जब इजराइल का मिलिट्री प्लेन राहत का सामान लेकर पहुंचा, तब एक अजीब संयोग बना। उसी समय ईरान और कतर के मिलिट्री प्लेन्स भी मदद का सामान उतार रहे थे। इजराइल और कतर के बीच किसी तरह के राजनयिक संबंध नहीं है, जबकि इजराइल और ईरान तो जाहिर तौर पर एक दूसरे के भयंकर वाले दुश्मन हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर ईरान में हमले के आरोप लगते रहते हैं। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले भी करता है। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल को दुश्मन देश मानता है। वो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे चरमपंथी संगठनों को पैसे और हथियार देता है। इसको लेकर दोनों देश एक दूसरे को देख लेने का दावा करते रहते हैं। गाजियान्टेप के हवाई अड्डे पर वे एक दूसरे को देख तो रहे थे और बस देख ही पा रहे थे। जो सिर्फ देखते नहीं रह पाए, उन्हें व्हाइट हेलमेट्स कहा गया। उनका एक नाम सीरिया सिविल डिफेंस भी है। व्हाइट हेलमेट्स की शुरुआत सिविल वॉर के शुरुआती दिनों में हुई थी। 2011 के शुरू में सीरिया के डारा में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए, मगर जल्द ही इनमें हिंसा का पुट शामिल हो गया। धीरे धीरे यह सिविल वॉर में बदल गया। हर रोज बमबारी होती, घर तबाह होते, बेगुनाह लोग मारे जाते। जिन्हें मदद की जरूरत होती, वे भी राह देखते देखते दम तोड़ देते थे। ऐसे समय में वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाला। वे हर तरफ के पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचते थे। इन वॉलंटियर्स के सिर पर सफेद रंग का हेलमेट होता था।
जिससे उन्हें व्हाइट हेलमेट्स का नाम मिला। अभी के समय में इस ग्रुप में 3000 स्थायी मेंबर्स हैं। उनमें दर्जी, दुकानदार, सफाई कर्मी से लेकर हर धड़े के लोग शामिल हैं। ये लोग बिना किसी वेतन या सुरक्षा के काम करते हैं। 12 सालों से सिविल वॉर झेल रहा सीरिया हाल के भूकंप के लिए कतई तैयार नहीं था। फिर भी जिस समय सीरिया की सरकार मदद को लेकर राजनीति कर रही थी, उस समय व्हाइट हेलमेट्स ग्राउंड पर थे। वे अपने हाथों से मलबा हटा रहे थे, फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। जब एक बच्चे को बाहर निकाला गया तो वो पहले मुस्कुराया, फिर उसने व्हाइट हेलमेट्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो उनके सिर पर थपकियां देने लगा, मानो कह रहा हो, तुम पहले क्यों नहीं आए। व्हाइट हेलमेट्स उपलब्ध संसाधनों के दम पर हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपदा इतनी विकराल है कि वे अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। हम उम्मीद करते हैं कि सामर्थ्यवान संस्थाएं और सरकारें उनकी अपील पर ध्यान देंगी। यह रिपोर्ट सीरिया की उस बच्ची की कहानी के बिना अधूरी रह जाएगी जिसका जन्म भूकंप के दौरान हुआ था। 5 मंजिला इमारत में जन्मी वो बच्ची एक त्रासदी के साथ इस दुनिया में आई थी। जब बचाव दल मलबा हटाने पहुंचा, उन्हें एक मां के शरीर से लिपटी नवजात बच्ची दिखी। मां की सांसें थम चुकी थीं। लोगों को लगा कि बच्ची भी नहीं बची होगी। वे बेजान शरीर को बॉडी बैग में भरने की औपचारिकता शुरू कर चुके थे। इतने में उन्हें बच्ची के पैरों में हरकत दिखी। मौके पर मौजूद लोगों के चेहरों पर हल्की हल्की मुस्कान तैरने लगी। उन्होंने तुरंत गर्भनाल काटी और बच्ची को उठाकर दौड़ने लगे। उसे अस्पताल ले जाया गया। मलबे से निकली जिंदगी अभी अस्पताल में है। उसकी हालत में काफी सुधार है। हालांकि उसके परिवार का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा है। दोनों ही तथ्य आपस में कितने विरोधाभासी हैं। एक में रोशनी दिखती है, उसी समय दूसरा तथ्य अंधेरी खाई में धकेल देता है। चंद उम्मीदों और बेहिसाब आशंकाओं से भरे इन मौकों पर अक्सर बर्तोल्ट ब्रेख्ट का लिखा याद आता है। क्या मुश्किलों में भी गीत गाए जाएंगे? हां, गीत जरूर गाए जाएंगे। उस दौर में मुश्किलों के ही गीत गाए जाएंगे। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने इमारतों को ध्वस्त किया है, मगर इरादे अभी बुलंद हैं। विध्वंस से नया गढ़ने की कला इंसानों की एक बेवफा मगर सबसे जरूरी आदत रही है। इसे पत्थरदिली भी कह सकते हैं, लेकिन इसी कला ने दुनिया को आंसुओं के सैलाब में बहकर गुम होने से बचा कर रखा है। बीत जाना अंतिम सत्य है, अपनी शर्तों पर बीतना हमारा हासिल। आपके लिए यह कहानी लिखी अभिषेक कुमार ने।